हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज जियोग्राफीज लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जियोग्राफी को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारे पास? व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फ्रंटोजेनेसिस? व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फ्रंटोजेनेसिस? इट मीन्स हमने फ्रंटोजेनेसिस को डिफाइन करना है। देन आफ्टर उसके बाद रिक्वायर्ड कंडीशंस बोलनी है उसके लिए कि कौन सी रिक्वायर्ड कंडीशन होती है उसको बनने के लिए। हाईलाइटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रंट्स क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अक्रॉस द वर्ल्ड में उसके हमने डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न बताने की कहाँ का कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है कि फ्रंटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स। क्या होता है फ्रंटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स होते हैं विच आर बाउंड्री सेपरेटिंग एयर मास। क्या होते हैं वो? बाउंड्री सेपरेटिंग एयर मासेस होते हैं विद कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक लाइक टेम्परेचर, डेंसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन एंड प्रेशर। क्या होता है आपका फ्रंटोजेनेसिस? क्या होता है फ्रंटोजेनेसिस? होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स। फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स को क्या कहते हैं? आपके फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स को फ्रंटोजेनेसिस कहा जाता है। विच आर बाउंड्री सेपरेटिंग एयर मास। क्या होते हैं? बाउंड्री सेपरेटिंग एयर मासेस होते हैं। क्या होते हैं? बाउंड्री सेपरेटिंग एयर मासेस होते हैं विद कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होते हैं इसके? कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइक टेम्परेचर, डेंसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और विंड डायरेक्शन और प्रेशर। ये सब क्या होते हैं? इसके कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके? फ्रंटोजेनेसिस के। तो फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है? फ्रंटोजेनेसिस इज द formation of fronts which are a boundary separating air masses with contrasting characteristics like temperature, density, relative humidity, wind direction and pressure। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। तो क्या देखा हमने देखा कि फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है। तो फ्रंटोजेनेसिस को हम डिफाइन कैसे करें? फ्रंटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स। फ्रंटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स विच आर अ बाउंड्री Photogen is a formation of fronts which are a boundary separating air mass, which are a boundary separating air masses with contrasting characteristics like temperature, density, relative humidity, wind direction and pressure। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर फॉर्मेशन। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर फॉर्मेशन क्या है आपका? टेम्परेचर डिफरेंस। नंबर सेकंड इज कन्वर्जन ऑफ एयर मासेस। ये सब क्या है? इसकी नेसेसरी कंडीशंस फॉर फॉर्मेशंस होती है। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है? मींस रीजन वाई फ्रंटोजेनेसिस डज नॉट अकर इन द इक्वेटोरियल रीजन। reasons why frontogenesis does not occur in the equatorial region। number second is convergence of air masses। convergence of air masses में क्या है? when two air masses having different temperature। क्या बोल रहा है कि when two air masses having different temperature converge, they try to invade the space of each other leading to formation of the front। तो क्या होता है नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स? क्या होता है ये? सबसे पहले होता है आपका टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस से डिपेंड करता है रीजन वाई द फ्रंटोजेनेसिस डज नॉट अकर इन द इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, डज नॉट अकर इन द इक्वेटोरियल region। number second is convergence of air masses when two air masses कितने? two air masses having different temperatures converge। क्या करेंगे? converge, they try to invade the space of each other। एक बोलेगा मैं ही ऊपर जाऊँ, या दूसरा बोलेगा मैं ही इन्वेट करूँ, दूसरा बोलेगा मैं ही इन्वेट करूँ। तो इससे क्या बनता है? लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट। इससे क्या बनता है? तो फ्रंट बनता है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है फॉर्मेशन फ्रंट्स की? टेम्परेचर डिफरेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ एयर मासेस। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में पूछा था, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रंट्स, वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रंट्स में क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रंट्स की बात करेंगे तो टेम्परेचर के बाद होता है आपका फ्रंटल स्लोप, और नंबर थर्ड होता है क्लाउड्स एंड वेदर। नंबर फोर्थ में आता है आपका टर्बुलेंस। क्या आता है नंबर फोर्थ में? टर्बुलेंस। ठीक है, तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके लिए? फ्रंट्स के लिए। तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? फ्रंट्स आर कैरेक्टराइज बाय टेम्परेचर इन्वर्जन। फ्रंट्स किससे कैरेक्टराइज होते हैं? टेम्परेचर इन्वर्जन से क्या होते हैं? कैरेक्टराइज्ड होते हैं। लेयर बिकॉज ऑफ वार्म और वेज ऑफ डेंस कोल्ड एयर। तो क्या होता है आपका टेम्परेचर से? क्या होता है आपका टेम्परेचर? फ्रंट्स आर कैरेक्टराइज बाय
टेम्परेचर इन्वर्जन। फ्रंट्स किससे कैरेक्टराइज होते हैं? टेम्परेचर इन्वर्जन से। टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर से कैरेक्टराइज होते हैं। कैसे? टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर से कैरेक्टराइज होते हैं बिकॉज ऑफ वार्म एयर ओवर वेज ऑफ डेंसर कोल्ड एयर। नंबर सेकंड होता है आपका फ्रंटल स्लोप। फ्रंटल स्लोप में क्या होता है? डिपेंड अपॉन द लैटिट्यूड ऑफ फ्रंट। ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड ऑफ फ्रंट, विंड स्पीड और टेम्परेचर डिफरेंस पे क्या करता है? डिपेंड करता है। उसके बाद द स्टीपर स्लोप बोलता है कि इन जनरल कोल्ड फ्रंट जो होता है आर स्टीपर देन वार्म फ्रंट्स। इन जनरल में अगर बात करेंगे तो कोल्ड फ्रंट जो होता है वो क्या होता है? स्टीपर होता है किससे? वार्म फ्रंट से। दी स्टीपर द स्लोप मोर इंटेंस लिफ्टिंग वर्टिकल मोशन ऑफ द एयर इंटेंस वेदर होंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका फ्रंटल स्लोप की अगर हम बात करें तो। फ्रंटल स्लोप में हमने क्या देखा कि फ्रंटल स्लोप में हमने देखा कि डिपेंड ये किस पे डिपेंड करता है? आपका लैटिट्यूड ऑफ फ्रंट पे डिपेंड करता है, विंड स्पीड पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर डिफरेंस पे क्या करता है? डिपेंड करता है। 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है ये फ्रंटल स्लोप। किसी इस पे लैटिट्यूड ऑफ फ्रंट पे डिपेंड करता है, विंड स्पीड पे करता है और टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर इन जनरल में हम बात करेंगे तो कोल्ड फ्रंट जो होता है वो स्टीपर होता है किसे? वार्म फ्रंट से। क्या होता है? स्टीपर होता है। द स्टीपर द स्लोप, जितना स्टीपर स्लोप होगा मोर इंटेंस लिफ्टिंग होगी और वर्टिकल मोशन ऑफ वार्म एयर क्या होगा? इंटेंस वेदर होगा उससे। नंबर थर्ड अगर हम बात करेंगे वो क्या है आपका? क्लाउड्स एंड वेदर। क्लाउड्स एंड वेदर में क्या है? क्लाउड्स एंड वेदर एसोसिएटेड विद द क्लाउडलेस एंड प्रेसिपिटेशन बिकॉज ऑफ एसेंट एंड कंडेंसेशन ऑफ वार्म एयर। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ascent and condensation of warm air associated with the cloudiness and precipitation because of the ascent and condensation of warm air। ठीक है, क्लाउड्स एंड वेदर में क्या है? एसोसिएटेड किससे होता है? एसोसिएटेड विद द cloudiness and precipitation, associated with the cloudiness and precipitation because of ascent and condensation of warm air, because of ascent and condensation of warm air। ठीक है, नंबर फोर्थ होता है आपका टर्बुलेंस। टर्बुलेंस क्या होता है? फ्रंटल इंटेंसिटी इज डिटरमाइंड बाय टर्बुलेंस। फ्रंटल इंटेंसिटी कैसे डिटरमाइन होती है? तो टर्बुलेंस से डिटरमाइन होती है। दिस लीड टू द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड थंडरस्टॉर्म एंड टेम्परेट साइक्लोन। इसी किससे? दिस लीड्स टू द टर्बुलेंस। टर्बुलेंस क्या होता है? फ्रंटल इंटेंसिटी इज डिटरमाइंड। फ्रंटल इंटेंसिटी किससे डिटरमाइन होती है? बाय टर्बुलेंस से डिटरमाइन होती है। दिस लीड्स टू द स्ट्रॉन्ग विंड। इसी किसके लीड करता है? स्ट्रॉन्ग विंड्स को एंड थंडरस्टॉर्म्स को लीड करता है एंड टेम्परेट साइक्लोन को क्या करता है? लीड करता है। ठीक है, तो क्या देखा हमने क्वेश्चन ऑफ 50 में हमने देखा कि हमें पूछा गया था कि फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है, उसके लिए क्या कौन सी कंडीशंस रिक्वायर होते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रंट्स पूछा गया था और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न और क्लास ऑफ वर्ल्ड पूछा गया था। तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने फ्रंटोजेनेसिस को डिफाइन किया कि फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है। फ्रंटोजेनेसिस हमने बोला था कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स होते हैं। फ्रंटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट होता है विच इज अ बाउंड्री सेपरेटिंग एयर मास विद कंस्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक टेम्परेचर, डेंसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन और प्रेशर होता है। नेसेसरी कंडीशन हमने बोला था क्या होता है? आपका टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए और कन्वर्जेंस ऑफ एयर मास की वजह से बनते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस में हमने बोला कि रीजन वाई फ्रंटोजेनेसिस डज नॉट अकर इन द इक्वेटोरियल रीजन। और कन्वर्जेंस ऑफ एयर मास हमने बोला कि जब दो एयर मासेस हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर कन्वर्ज करते हैं तो वो क्या करते हैं? ट्राई टू इन्वेट करते हैं स्पेस ऑफ ईच अदर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट। नंबर उसके बाद हमने बोला कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फ्रंट्स के। हमने बोला कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फ्रंट्स के। सबसे पहले होता है टेम्परेचर, फिर होता है फ्रंटल स्लोप, फिर होता है क्लाउड एंड वेदर, फिर होता है आपका टर्बुलेंस। तो टेम्परेचर में हमने बोला कि जो फ्रंट्स है वो किसी कैरेक्टराइज पे होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर से कैरेक्टराइज होते हैं वो, और बिकॉज ऑफ द वार्म एयर और द वेज ऑफ द कोल्ड डेंस एयर। नंबर सेकंड में हमने फ्रंटल स्लोप हमने बोला कि डिपेंड करता है किस पे? लैटिट्यूड ऑफ फ्रंट पे, विंड स्पीड और टेम्परेचर डिफरेंस पे। अगर इन जनरल में हम बात करेंगे कोल्ड फ्रंट जो होता है वो स्टीपर होता है किससे? वार्म फ्रंट से। और जितना स्टीपर स्लोप होगा उतना ही ज़्यादा इंटेंस लिफ्टिंग होगी और वर्टिकल मोशन ऑफ वार्म एयर होगा, इससे क्या होगा? इंटेंस वेदर होगा। नंबर थर्ड में हमने बोला कि क्लाउड्स एंड वेदर में ये भी एसोसिएटेड विद द क्लाउडीनेस एंड प्रेसिपिटेशन बिकॉज ऑफ द एसेंट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वार्म एयर। उसके बाद नंबर फोर्थ हमने बोला कि टर्बुलेंस क्या होता है? फ्रंटल इंटेंसिटी कैसे डिटरमाइन होती है? आपकी टर्बुलेंस से डिटरमाइन होती है। ये क्या लीड करता है? दिस लीड टू द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड थंडरस्टॉर्म एंड टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ फ्रंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसमें भी हमारे पास कितने आते हैं? आपके 5 तरीके आते हैं। सबसे पहले आता है आपका एटलांटिक पोलर फ्रंट होता है, उसके बाद एटलांटिक आर्कटिक फ्रंट बनता है, उसके बाद पैसिफिक आर्कटिक फ्रंट बनता है और पैसिफिक पोलर फ्रंट बनता है, और लास्ट पे बनता है हमारे पास मेडिटेरियन फ्रंट बनता है। तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो एटलांटिक पोलर फ्रंट में क्या बनता है? इज फाउंड व्हेन द मेरीटाइन ट्रॉपिकल एयर मास मीट। जब मेरीटाइन ट्रॉपिकल एयर मास किससे मीट करता है? आपका कॉन्टिनेंटल और पोलर
एयर मास से मीट करता है कहाँ, वाटर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, अटलांटिक पोलर फ्रंट कहते हैं। तो अटलांटिक पोलर फ्रंट अगर आएगा तो वो क्या होता है, अटलांटिक पोलर फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ द फ्रंट्स में 5 तरीके के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका अटलांटिक पोलर फ्रंट। अटलांटिक पोलर फ्रंट में क्या होता है कि फार्म किससे होता है कि मैरीटाइन ट्रॉपिकल से क्या होता है, ये फार्म होता है, मैरीटाइन ट्रॉपिकल ऑफ एयर मास से फार्म होता है। ये मीट किसे करता है, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास से मीट करता है, उससे ये क्या बनता है, अटलांटिक पोलर फ्रंट बनता है। कहाँ पे, ये वाटर में होता है। नंबर 2 में आता है आपका कौन सा, अटलांटिक आर्कटिक फ्रंट। कौन सा, अटलांटिक आर्कटिक फ्रंट। ये मैरीटाइन पोलर एयर मास, मैरीटाइन पोलर एयर मास, वो मैरीटाइन ट्रॉपिकल एयर मास है ये, लेकिन मैरीटाइन पोलर एयर मास प्लस मास 12 अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ आर्कटिक सोर्स रीजन में जो बनेगा उससे मिलकर क्या बनाता है, अटलांटिक आर्कटिक फ्रंट। कौन कौन सा, मैरीटाइन पोलर एयर मास और प्लस एयर मास 12 अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द आर्कटिक सोर्स ऑफ रीजन, वो बना के क्या बनाते हैं आपका अटलांटिक आर्कटिक फ्रंट बनाते हैं। नंबर 3 पर पैसिफिक आर्कटिक फ्रंट। पैसिफिक आर्कटिक फ्रंट कहाँ बनता है, अलॉन्ग रॉकीज टू ग्रेट लेक्स रीजन। अलॉन्ग रॉकीज टू ग्रेट लेक्स रीजन क्या बनता है आपका, पैसिफिक आर्कटिक फ्रंट बनता है, अलॉन्ग रॉकीज एंड ग्रेट लेक्स रीजन के इसमें बनता है। नंबर 4 में बोलता है आपका पैसिफिक पोलर फ्रंट। पैसिफिक पोलर फ्रंट में कहाँ पे बनता है आपका, ये बनता है आपका अलॉन्ग कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया इन विंटर्स लीडिंग टू रेनफॉल। तो पैसिफिक पोलर फ्रंट कहाँ पे बनता है, अलॉन्ग कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में बनता है, और कहाँ पे बनता है, एशिया में बनता है, इन विंटर्स में लीडिंग टू द, इसी से क्या होती है, रेनफॉल होती है। नंबर 5 होता है मेडिटेरियन फ्रंट। मेडिटेरियन फ्रंट कहाँ पे बनता है आपका, कैसे बनता है, कोल्ड पोलर एयर मास ऑफ यूरोप, कोल्ड पोलर एयर मास ऑफ यूरोप प्लस विंटर एयर मास ऑफ अफ्रीका से बनता है। क्या किससे बनता है मेडिटेरियन फ्रंट, ये बनता है कोल्ड पोलर एयर मास ऑफ यूरोप से बनता है, प्लस अगर विंटर एयर मास ऑफ अफ्रीका करेंगे तो इससे क्या बनता है, हमारे पास मेडिटेरियन फ्रंट बनता है। तो लास्ट में हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आता है, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ ग्लेशियल, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। Explain the phenomena of glacial lake outburst. Glacial lake outburst floods. Explain the phenomena of glacial lake outburst flood. GLOF जिसको हम कहते हैं, ग्लोफ्स जिसको कहते हैं, ठीक है, इसको इसके फिनोमेना एक्सप्लेन करो। उसके बाद बोलता है डिस्कस द इट्स इम्पैक्ट, इसकी इम्पैक्ट क्या है, और सजेस्ट मेजर्स मीन्स वे फॉरवर्ड बताओ टू टैकल दिस हैजर्ड। तो हमें क्या क्या बोला है, सबसे पहले बोला कि एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ ग्लेशियल फिनोमेना, एक्सप्लेन द फिनोमेना, फिनोम जो है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट का, आउटबर्स्ट फ्लड्स का जो फिनोमेना उसको एक्सप्लेन करो। उसके बाद इसकी क्या इम्पैक्ट बताओ क्या होंगे, और वे फॉरवर्ड बताओ, सजेस्ट मेजर्स मीन वे फॉरवर्ड बताओ इसका। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लेशियल्स लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होते क्या हैं। ग्लेशियल लेक्स क्या होते हैं, ग्लेशियल लेक्स क्या होते हैं, ग्लेशियल लेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियल आइस आर मोरेन्स आर नेचुरल डिप्रेशंस इम्पोन्ड वाटर, क्या करेंगे, इम्पोन्ड वाटर करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ग्लेशियल लेक्स कहते हैं। व्हेन द लेक इज वाटर टाइट मेल्ट वाटर विल accumulate in the basin until seepage or overflow limits the lake land. The impoundment of melt may become unstable, leading to the sudden release of large quantities of stored water, causing flash floods. is called as, इसको हम क्या कहते हैं, GLOFS कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ग्लेशियल लेक्स क्या होते हैं, ग्लेशियल लेक्स होते हैं, किससे कैसे बनते हैं, ग्लेशियल लेक्स आर फाउंड व्हेन द ग्लेशियल आइस आर मोरेन्स आर नेचुरल डिप्रेशन इम्पोन्ड करेंगे क्या, वाटर को, इससे क्या बनते हैं, ग्लेशियल लेक्स बनते हैं। ग्लेशियल लेक्स कैसे बनते हैं, ग्लेशियल आइस मोरेन्स आर नेचुरल डिप्रेशन इम्पोन्ड वाटर करेंगे तब क्या बनते हैं, ग्लेशियल लेक्स बनते हैं। व्हेन द लेक, जब ये लेक क्या करेगा, इस वाटर टाइट होगा, मेल्ट वाटर विल एकोमुलेट, मेल्ट वाटर क्या होगा, वाटर टाइट होगा मीन्स इसमें कैपेसिटी कम होगी, और मेल्ट वाटर क्या करेगा, फिर एकोमुलेट हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर से फिर से इसको पानी आ रहा है, वो एकोमुलेट हो रहा है इन द बेसिन में, अनटिल द सीपेज आर ओवरफ्लो लिमिट्स, कहाँ तक, सीपेज और ओवरफ्लो लिमिट्स तक आ रहा है इन द लेक लैंड। द इम्पोन्डमेंट ऑफ द मेल्ट्स में बिकम अनस्टेबल, उसके बाद इम्पोन्डमेंट ऑफ द मेल्ट क्या बन जाएगा, हो जाएगा एक अनस्टेबल हो जाएगा, लीडिंग टू द सडन, इससे क्या होगा, सडन रिलीज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्टोर्ड वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, उससे क्या होगा, फ्लैश फ्लड्स, काजिंग फ्लैश फ्लड्स आएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, GLOFS में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स कहते हैं। अब इसके मेजर फैक्टर्स क्या हैं, सबसे पहले मेजर फैक्टर क्या है इसका, मेजर फैक्टर क्या है इसका, देखो पहले इसको डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में क्या है कि ये एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये ग्लेशियर है, ठीक है, क्या है, एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर है ये, उसके भैया क्या है, ग्लेशियर है, ठीक है, ये सॉरी एक फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना है। ये आ गया आपका, ये क्या है, एक रिज है,
ठीक है, ये माउंटेन है, ये हेड वाल है इसकी, ये स्लोप डिपॉजिट है जहाँ से ये डिपॉजिट हो रहा है ना, ये वैली फ्लोर है। ठीक, ये क्या है, यहाँ पे ये लेक है और ये क्या है, मोरेन्स है। ठीक, तो ये हम डायग्राम को बनाना है हमें। ठीक है, अब इसके मेजर फैक्टर, सबसे पहले मेजर फैक्टर्स में, सबसे पहले मेजर फैक्टर में क्या आता है इसका, मेजर फैक्टर में सबसे पहले आता है आपका रैपिड मूवमेंट लाइक स्लाइड्स एवलांचेस इनटू लेक। रैपिड मूवमेंट, रैपिड स्लोप मूवमेंट होती है लाइक स्लाइड्स एवलांचेस इनटू लेक। अदर इंक्लूड्स हैवी प्रेसिपिटेशन, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से भी क्या होते हैं, मेजर फैक्टर्स होते हैं इसके ओडब्रस्ट होने के। क्या क्या मेजर फैक्टर्स होते हैं इसके ओडब्रस्ट होने के, अगर इसका रैपिड स्लोप होगा लाइक स्लाइड्स जैसा होगा, या एवलांच इनटू द लेक आ जाएगी, एवलांच आ जाएगी कहीं लेक में, तो उससे भी क्या होता है, ग्लेशियल ओडब्रस्ट होता है। अदर्स इंक्लूड हैवी, अदर्स फैक्टर्स इंक्लूड हैवी प्रेसिपिटेशन होगी, हैवी प्रेसिपिटेशन की वजह से अर्थक्वेक आएगा तो उस वजह से भी होता है, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से भी होता है, और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से भी होता है। अब इसके इम्पैक्ट नंबर सेकंड क्वेश्चन पार्ट में, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में पूछा था इसके इम्पैक्ट। अब इसके इम्पैक्ट कितने हैं आपके पास, इसके टोटल इम्पैक्ट है हमारे पास 3 इम्पैक्ट लिखेंगे हम। तो सबसे पहले इम्पैक्ट में हम लिखेंगे कैटास्ट्रॉफिक सोसाइटल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। क्या होंगे, कैटास्ट्रॉफिक सोसाइटल इम्पैक्ट हो सकते हैं, ओशन सर्कुलेशन हो सकता है, और इम्पैक्ट ऑन जियोमॉर्फोलॉजी हो सकता है। ठीक है, तो एक एक करके सबको देखते हैं। फर्स्ट इज कैटास्ट्रॉफिक सोसाइटल इम्पैक्ट्स। कैटास्ट्रॉफिक सोसाइटल इम्पैक्ट में एज एक्सपीरियंस इन द एंडीज एंड हिंदू कुश हिमालयन रीजन में हमने किया है, वैसे ही क्या होगा, कैटास्ट्रॉफिक सोसाइटल इम्पैक्ट्स यहाँ पे भी इससे भी आ सकते हैं। एक्सपीरियंस इन एंडीज एंड हिंदू कुश रीजन ऑफ हिमालयस रीजन। नंबर सेकंड में आता है आपका, नंबर सेकंड में आता है ओशन सर्कुलेशन। ओशन सर्कुलेशन में क्या होता है कि बाय रिड्यूसिंग सैलिनिटी ऑफ सरफेस लेयर ऑफ द ओशन एंड इन्फ्लुएंस ग्लोबल क्लाइमेट। इससे क्या होता है कि रिड्यूस कर सकता है ये सैलिनिटी ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर ओशन की, और इन्फ्लुएंस करेगा ग्लोबल क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन जियोमॉर्फोलॉजी। क्या है, इम्पैक्ट ऑन जियोमॉर्फोलॉजी। इम्पैक्ट ऑन जियोमॉर्फोलॉजी क्या हो सकता है, ये कहता है इन्फ्लुएंस इरोजन एकोमुलेशन इंट्रैक्शन। इरोजन एकोमुलेशन इंट्रैक्शन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, एंड सेडिमेंट डायनेमिक्स लाइक बैंक एंड डेप्थ ऑफ इरोजन, बैंक एंड डेप्थ ऑफ इरोजन एंड रिवर स्ट्रीम मेंडर्स ड्रिफ्ट फॉर्मेशन ऑफ द इरोजनल टेरिस। तो इम्पैक्ट ऑन जियोमॉर्फोलॉजी में क्या होगा, इन्फ्लुएंस करेगा किसको, इरोजन एकोमुलेशन इंट्रैक्शन को क्या करेगा, ये इन्फ्लुएंस करेगा, एंड सेडिमेंट डायनेमिक्स, सेडिमेंट डायनेमिक्स को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। किस किस को इन्फ्लुएंस करेगा, इरोजन एकोमोडेशन इंटरेक्शन को, और सेडिमेंट डायनेमिक्स को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। जियोमॉर्फोलॉजी में लाइक बैंक एंड डेप्थ इरोजन, बैंक एंड डेप्थ इरोजन ऑफ रिवर आर स्ट्रीम, बैंक एंड डेप्थ इरोजन ऑफ रिवर ऑफ स्ट्रीम, इससे हो सकता है, मेंडर ड्रिफ्ट हो सकती है, और फॉर्मेशन ऑफ द इरोजनल टेरिसेस हो सकते हैं। तो ये है इसके मेजर इम्पैक्ट, कैटास्ट्रॉफिक सोसाइटल इम्पैक्ट, ओशन सर्कुलेशन, और इम्पैक्ट ऑन जियोमॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट पार्ट है इसका मेजर्स, हाउ टू मीन्स इसने सजेस्ट बोला था कि सजेशन बोला था कि वे फॉरवर्ड मांगी थी, सजेस्ट मेजर्स, तो मीन्स मेजर्स टू टैकल हम लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल हम 5 लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्सेस टू अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, एंड टाइमली इन फॉर्मेशन। क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक्सेस टू अर्ली वार्निंग सिस्टम का होना चाहिए। देखो कहीं पे भी अगर आपको मेजर्स टैकल आएगा किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो ये आप हम लिख सकते हैं उसमें। सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्सेस टू अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, एंड टाइमली फॉर्मेशन होना चाहिए। नंबर सेकंड क्या होता है, नंबर सेकंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर्स। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स। इसरो इज इंगेज इन लेक मॉनिटरिंग, इसरो भी इसमें इंगेज है, आज लेक मॉनिटरिंग में इसरो इंगेज है। टू आइडेंटिफाई हैजार्डस लेक्स रिमोटली सीन डेटा बेस्ड मैथड्स कैन बी इंस्टॉल। क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए हैजार्डस लेक्स रिमोटली, जो सेंस डेटा बेस्ड मैथड्स कैन बी इंस्टॉल वहाँ पे कर सकते हैं। नंबर फोर्थ इज अच्छा प्रिवेंशन और मिटिगेशन बाय डैम रेमिडिएशन लाइक आर्टिफिशियल डैम्स, टनल्स, ओपन काट्स, कंक्रीट आउटफ्लोज, फ्लड प्रोटेक्शन वॉल एटसेट्रा बनानी चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन में क्या करना चाहिए, किससे क्या करना चाहिए, किससे करना चाहिए प्रिवेंशन मिटिगेशन, डैम रिमीडिएशन से, लाइक आर्टिफिशियल डैम बनाना है बना सकते हो, टनल्स बना सकते हो, ओपन काट्स बना सकते हो, वहाँ पे कंक्रीट आउटफ्लोज बना सकते हो, फ्लड प्रोटेक्शन वॉल बना सकते हो, है ना। ये सब आप प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन कर सकते हो यहाँ से। नंबर 5 इज कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस में क्या होगा, हैजार्ड मैपिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्केल ऑफ
इवैक्यूएशन साइट्स एटसेट्रा, ये सब होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, हैज़ार्ड मैपिंग होनी चाहिए, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेफ इवैक्यूएशन साइट्स होनी चाहिए। ठीक है, ये सब क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई पहले ही करना चाहिए हमें। तो सो एट लास्ट हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, इसको कंक्लूजन में लिखेंगे सो GLOFs क्या है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट इज अ मेजर कंसर्न, क्या है, मेजर कंसर्न इन द हिमालयन स्टेट्स में क्या है, मेजर कंसर्न है। अर्थक्वेक जोन 5 एंड जोन 6 उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। देखो ये जोन 4 नहीं है, जोन 6 है। ठीक है, जोन 6 हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर विद 200 पोटेंशियली डेंजरस ग्लेशियर लेक्स हैं अभी वहाँ पे। सो GLOFs ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट इज अ मेजर कंसर्न इन हिमालयन स्टेट्स। अर्थक्वेक्स जोन 4, 5 एंड 6 उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर विद 200 पोटेंशियली डेंजरस ग्लेशियर लेक्स। तो क्या क्या हमने पढ़ा इसमें, हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा हमने इसमें, क्वेश्चन नंबर हमें पूछा था कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स क्या होते हैं, उसके बाद इसके इम्पैक्ट और सजेस्ट मेजर्स बताओ हमें। तो हमने बोला सबसे पहले कि ग्लेशियर लेक्स क्या होते हैं। ग्लेशियर लेक्स होते हैं आपके, ग्लेशियर लेक्स आर फाउंड व्हेन ग्लेशियर आइस और मोरेन्स आर नेचुरल डिप्रेशन इम्पोर्ट, किसी वाटर में इम्पोर्ट होंगे, इम्पोर्ट वाटर होगा किसी भी नेचुरल डिप्रेशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर लेक कहते हैं। और जब ये लेक क्या होते हैं, वाटर टाइट हो जाते हैं, मेल्ट वाटर हो जाते हैं, वाटर जो मेल्ट होता है विल ये एकोमोडेट कहाँ पे होते हैं, बेसिन अंटिल द सीपेज आर ओवरफ्लो लिमिट्स द लेक लैंड। उसके बाद द इम्पोर्टमेंट ऑफ द मेल्ट में बिकम द अनस्टेबल लीडिंग टू द सडन रिलीज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्टोर वाटर काजिंग फ्लैश फ्लड्स, जिसको हम GLOFs कहते हैं। मेजर फैक्टर क्या इसके थे, मेजर फैक्टर था इसका रैपिड स्लोप ऑफ द मूवमेंट, लाइक स्लाइड्स हो गए, एवलांचेस इनटू द लेक आ सकता है, हैवी प्रेसिपिटेशन हो सकती है, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से भी आ सकते हैं। अब इससे इंपैक्ट क्या होते हैं, 3 तरीके के इंपैक्ट हमने पढ़े। सबसे पहले हमने कैटास्ट्रॉफिक सोसाइटल इंपैक्ट हो सकता है, जिसमें जहाँ हमने पहले हमने कहाँ पे ऑब्जर्व किया है, एंडीजोर हिंदुकुश हिमालय रीजन में हम ऑब्जर्व किया है। उसके बाद ओशन सर्कुलेशन हो सकती है इसमें बाय रिड्यूसिंग सैलिनिटी ऑफ द सरफेस लेयर ऑफ द ओशन एंड इन्फ्लुएंस ग्लोबल क्लाइमेट। और नंबर 3 इम्पैक्ट ऑन जियोमॉर्फोलॉजी इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिससे इन्फ्लुएंस होता है क्या, इरोजन एकोमोडेशन इंट्रैक्शन इन्फ्लुएंस होती है, और सेडिमेंट डायनेमिक्स इन्फ्लुएंस होती है, जिसमें क्या आता है आपका बैंक एंड डेप्थ इरोजन ऑफ द रिवर स्ट्रीम, मेंडर ड्रिफ्ट और फॉर्मेशन ऑफ द इरोजन टेरेसेस हो सकते हैं। उसके बाद मेजर टू टैकल हमने मतलब 5 तरीके हमने बोला जो हम पूरे किस में लगा सकते हैं, किसमें, डिजास्टर मैनेजमेंट में लगा सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सेस टू अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन देनी होगी। एक्सेस टू अर्ली वार्निंग सिस्टम और टाइमली इन्फॉर्मेशन देनी होगी। उसके बाद कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना चाहिए हमें टू अंडरस्टैंड द चेंज इन डायनेमिक इन द हिमालयन ग्लेशियर्स, लाइक जो इसरो अभी कर रहा है कहाँ पे, लेक्स मॉनिटरिंग में, हिमालयन रीजन में। उसके बाद नंबर 3 में टू आइडेंटिफाई हैजार्डस लेक्स रिमोटली सेंस डेटा बेस्ड मेथड्स कैन बी इंस्टॉल्ड। और नंबर 4 इज प्रिवेंशन और मिटिगेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, डैम रेमिडिएशन बनानी चाहिए, लाइक आर्टिफिशियल डैम बनाओ, टनल्स बनाओ, ओपन कट्स बनाओ, कंक्रीट आउटफ्लोज बनाओ, और फ्लड प्रोटेक्शन वाल बनाओ, फ्लड प्रोटेक्शन वाल। और नंबर 5 में हमने बोला कि कम्युनिटी एसेस प्रिपेयर्डनेस में क्या करना है आपने, हैज़ार्ड मैपिंग, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस करो, हैज़ार्ड मैपिंग करो, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेफ एवोकेशन साइट्स को आइडेंटिफाई करो। और एट द एंड कंक्लूजन हमने बोला कि जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जो हैं हमारे पास, वो क्या एक मेजर कंसर्न है कहाँ पे, हिमालयन स्टेट्स में, जो जोन 5 और जोन 6 में और स्केक में आते हैं। जैसे हमारे पास उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पे 200 पोटेंशियली डेंजरस ग्लेशियर लेक्स अभी हैं वहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें, 17। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बोल रहा है, इन द लाइट ऑफ वेरियस रिसेंट स्टडीज डिस्कस हाउ eliminate change in affecting the jet stream, affecting the jet stream, discuss the various studies and eliminate studies चेंज इज़ अफेक्टिंग द जेट स्ट्रीम। सबसे पहले हम इसमें जेट स्ट्रीम को देखेंगे कि जेट स्ट्रीम होता क्या है। तो जेट स्ट्रीम क्या होता है आपके पास, ठीक है, जेट स्ट्रीम क्या होता है, जेट स्ट्रीम्स आर कंसनट्रेटेड नैरो बॉन्ड्स ऑफ फास्ट फ्लोइंग एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं। क्या होते हैं जेट स्ट्रीम्स, क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड नैरो बॉन्ड्स फास्ट फ्लोइंग स्ट्रॉन्ग विंड्स। क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड नैरो बैंड्स फास्ट फ्लोइंग स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं। मोस्टली कहाँ पे होते हैं, ट्रोपोपाज पे होते हैं, एट हाइट ऑफ 8 to 15 किलोमीटर पे। दे आर एक्टिव इन मिडिल लैटिट्यूड, एक्टिव कहाँ पे होती है, मिडिल लैटिट्यूड इन बोथ द
हेमिस्फीयर। इन बोथ द हेमिस्फीयर में एक्टिव होते हैं। कहाँ पे? दे आर एक्टिव इन मिडल लैटिट्यूड में, इन बोथ द हेमिस्फीयर में ये एक्टिव होते हैं। तो जेट स्ट्रीम क्या होते हैं? जेट स्ट्रीम्स आपके होते हैं कंसनट्रेटेड नैरो बैंड्स। क्या होते हैं? कंसनट्रेटेड नैरो बैंड्स होते हैं। जेट स्ट्रीम्स आर कंसनट्रेटेड नैरो बैंड्स, फास्ट फ्लोइंग्स होती हैं, स्ट्रांग विंड्स होती हैं और मोस्टली कहाँ पे होती हैं? मोस्टली कहाँ पे होती है? ट्रोपोपॉज एट हाइट ऑफ 8 to 15 किलोमीटर। ये एक्टिव कहाँ पे होते हैं? ये मिडल एल्टीट्यूड में एक्टिव होते हैं और कहाँ पे होते हैं? बोथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर, दोनों में जगह भी क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। अब हमारे पास वेरियस टाइप्स के क्या होते हैं? जेट स्ट्रीम्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले क्या होता है वेरियस टाइप्स से जेट स्ट्रीम? सबसे पहले होता है आपके पास पोलर जेट स्ट्रीम। पोलर जेट स्ट्रीम फार्मिंग बिटवीन फेरल एंड बोरलेस सेल्स एट अबाउट 60 डिग्री लैटिट्यूड। पोलर क्या होता है आपके पास? पोलर जेट स्ट्रीम कहाँ पे बनती है हमारे पास? फार्मिंग बिटवीन फेरल एंड पोलर सेल के बिटवीन में बनती है। कहाँ पे? 60 डिग्री लैटिट्यूड में बनती है। नंबर सेकंड इज सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम फार्मिंग बिटवीन हेडली एंड फेरल सेल एट 30 डिग्री। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहाँ पे बनती है? हेडली एंड फेरल सेल के बीच में बनती हैं। कहाँ पे? 30 डिग्री लैटिट्यूड। नंबर थर्ड इज टेम्परेरी जेट स्ट्रीम। टेम्परेरी जेट स्ट्रीम कहाँ पे बनते हैं? एग्जाम्पल सोमाली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सोमाली जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास टेम्परेरी जेट स्ट्रीम्स होती है। सोमाली जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। तीन तरीके की हमने जेट स्ट्रीम्स पढ़ी। वेरियस टाइप जेट स्ट्रीम में तीन तरीके हमने पढ़ी। पोलर जेट स्ट्रीम जो कहाँ पे बनती है? फेरल एंड पोलर सेल के बीच में 60 डिग्री लैटिट्यूड। और नंबर सेकंड में हमने बोला सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो कहाँ पे बनती है? हेडली एंड फेरल सेल के बीच में 30 डिग्री। और टेम्परेरी जेट स्ट्रीम कहाँ पे? सोमाली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। उसके बाद हमने बोला कि क्लाइमेट चेंज एंड जेट स्ट्रीम। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज एंड जेट स्ट्रीम के बारे में। क्लाइमेट चेंज एंड जेट स्ट्रीम के बारे में क्या है कि स्टडीज़ हैव लिंक्ड अ warming Arctic to the polar vortex. Studies have linked a warming Arctic to the polar vortex, a swelling low pressure center at North and South Asia. An unstable polar vortex can expand and send cold Arctic air into the jet stream, leading to forced winter weather and storm southward. For example, in January 2019, a cold wave was caused a weakened jet stream around Arctic polar vortex, which hit mid-western USA and eastern Canada. तो क्या बोला हमने? क्लाइमेट चेंज एंड जेट स्ट्रीम में हमने क्या बोला? सबसे पहले कि स्टडीज हैव लिंक्ड वार्मिंग आर्कटिक टू द पोलर vortex, a swirling low pressure center to the north and south poles. An unstable polar vortex can expand and send cold Arctic air into the jet stream, leading to freezed winter weather, storms, so forth. एग्जाम्पल में हमने बोला कि जनवरी 2019 में क्या हुआ था? सीवियर कोल्ड वेव्स वाज काज्ड कहाँ पे? काज्ड बाय वीकेंड जेट स्ट्रीम अराउंड आर्कटिक पोलर vortex which hit मिड वेस्टर्न यूएसए एंड ईस्टर्न कनाडा। नंबर सेकंड में हमने बोला कि स्लोअर एंड weaker North Atlantic jet streams. Slower and weaker North Atlantic jet streams have linked to rapidly melting ice and rising temperature in Greenland. नंबर सेकंड में स्लोअर एंड वीकर जो नॉर्थ अटलांटिक जेट स्ट्रीम्स हैं उसने क्या किया है? हैव बीन लिंक्ड किससे? रैपिडली मेल्टिंग आइस एंड टेम्परेचर इन ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है नंबर थर्ड है ग्रीन हाउस गैसेज आर इंक्रीजिंगली डिसरप्टिंग द जेट स्ट्रीम in North America and Europe. This results in the frequent summer drought, floods and wildfires. तो ग्रीन हाउस गैसेज टोटल कितनी होती है? 7 होती है हमारे पास। क्या है? आर इंक्रीजिंगली डिस्टर्बिंग। ये क्या करते हैं? इंक्रीजिंग डिस्टर्ब कर रही हैं क्या? जेट स्ट्रीम्स को नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में। इसलिए रिजल्ट क्या होता है? फ्रीक्वेंट समर ड्रॉट आ रहे हैं और फ्लड्स और क्या होते हैं? वाइल्ड फायर्स आते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है हमारे पास? सीवियर फ्लडिंग इन नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड इन नवंबर 2019 was due to the shift of northern hemisphere jet stream. Severe flooding in the north of England में जो हुई थी कब? नवंबर 2019 में। किसकी वजह से होती? ड्यू टू शिफ्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जेट स्ट्रीम की वजह से हुआ था। ठीक है। तो जेट स्ट्रीम क्या होते हैं? जेट स्ट्रीम्स आर कंसनट्रेटेड नैरो बैंड ऑफ फास्ट फ्लोइंग एंड जेट स्ट्रीम्स आर कंसनट्रेटेड नैरो बैंड्स होती हैं किसकी? फास्ट फ्लोइंग एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स की। किसकी? ऑफ फास्ट फ्लोइंग एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स की। जेट स्ट्रीम्स आर कंसिडर्ड नैरो बैंड्स ऑफ फास्ट फ्लोइंग एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। मोस्टली कहाँ पे? ट्रोपोपॉज एट हाइट ऑफ 5 to 15 किलोमीटर में, 8 to 15 किलोमीटर में होती है और ये एक्टिव होती है मिडिल एल्टीट्यूड में इन द बोथ द हेमिस्फीयर में।
वेरियस टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम में हमने बोला कि पोलर जेट स्ट्रीम होती है जो फेरल और पोलर सेल के बीच में होती है 60 डिग्री पे। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है जो हेडली और फेरल सेल के बीच में 30 डिग्री पे होती है। और टेम्परेरी जेट स्ट्रीम जो सोमाली जेट स्ट्रीम है और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, उसको हम टेम्परेरी जेट स्ट्रीम कहते हैं। उसका क्लाइमेट चेंज एंड जेट स्ट्रीम में क्या असर पड़ता है, सिविल स्टडीज हमने बोला कि आर्कटिक पोलर vortex of swirling low pressure center in the North America and South Pole unstable polar vortex can expand and send cold Arctic air into the jet stream leading to frigid winter weather and storms southward. जनवरी 2019 में क्या हुआ था, सेवर कोल्ड वेव्स caused a weakened jet stream around the Arctic polar vortex which is mid western USA and eastern Canada. नंबर सेकंड में हमने बोला कि slower and weaker North Atlantic jet stream have linked to rapidly melting ice and rising temperature in Greenland. लास्ट में हमने बोला कि ग्रीन हाउस गैस जो है वो इंक्रीजिंगली डिस्टर्ब कर रहे हैं किसको, जेट स्ट्रीम्स को नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में। इससे क्या होता है, फ्रीक्वेंट समर ड्रॉट आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं और वाइल्ड फायर्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें बोला कि सेवियर फ्लडिंग जो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में हुई थी नवंबर 2019 में, वो किसकी वजह से हुई थी, वो शिफ्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जेट स्ट्रीम की वजह से हुई थी। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18 में है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि स्टेट द फैक्टर्स बताने हैं किसके, विच अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज, ठीक है, विच अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज। क्या बोल रहा है, स्टेट द फैक्टर विच अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज, हाईलाइटिंग देयर सिग्निफिकेंस, मेंशन द थ्रेट्स फेस्ड बाय द डेल्टाज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो डेल्टा इज अ लो लाइंग प्लेन composed of stream-borne sediments deposited by a river and its mouth। क्या होता है डेल्टा, डेल्टा एक क्या होता है आपका, डेल्टा इज अ लो लाइंग, डेल्टा इज अ, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, डेल्टा इज अ लो लाइंग प्लेन होता है, लो लाइंग प्लेन कंपोज ऑफ स्ट्रीम-borne sediments deposited by a river at its mouth। तो क्या होता है डेल्टा हमारे पास, डेल्टा होता है, डेल्टा इज अ लो लाइंग प्लेन होता है। क्या होता है डेल्टा, डेल्टा एक लो लाइंग प्लेन होता है। किससे कंपोज होता है, स्ट्रीम बोर्न सेडिमेंट से कंपोज होता है। स्ट्रीम बोर्न सेडिमेंट से क्या होता है, कंपोज होता है। डिपॉजिट बाय अ रिवर एट इट्स माउथ। डिपॉजिट किससे होते हैं, बाय रिवर एट इट्स माउथ। तो डेल्टा क्या होते हैं, लो लाइंग प्लेन होते हैं, कंपोज किससे होते हैं, स्ट्रीम बोर्न सेडिमेंट से, डिपॉजिट बाय अ रिवर, जो कौन डिपॉजिट करता है, रिवर्स एट इट्स माउथ डिपॉजिट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कहाँ पे, लो लाइंग प्लेन में जो स्ट्रीम बोर्न सेडिमेंट्स होते हैं जो डिपॉजिट करते हैं कौन, रिवर्स एट इसके माउथ पे, उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अब बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। ये पूछा था हमने फैक्टर्स, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा कौन कौन से हमारे पास। सबसे पहले होता है हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन। क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन। नंबर सेकंड होता है आपके पास जियोलॉजिक सेटिंग एंड सेडिमेंट ऑफ सोर्स। नंबर थर्ड इज टेक्टोनिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद रिवर स्लोप एंड फ्लडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे ठीक होने चाहिए। इंटेंसिटीज ऑफ डिपोजिशनल एंड इरोजनल प्रोसेस, ये भी फैक्टर्स है इसका फॉर्मेशन के लिए। और टाइडल रेंज एंड ऑफशोर एनर्जी कंडीशन वहाँ पे कैसी होगी, ये भी एक फैक्टर डिटरमाइन करता है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास के लिए। ये भी एक फैक्टर क्या करता है, डिटरमाइन करता है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा के लिए। तो डेल्टा फॉर्मेशन के लिए हमने क्या बोला कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को देखा, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, ठीक है। उसके बाद है जियोलॉजिक सेटिंग एंड सेडिमेंट सोर्सेज, जियोलॉजिक सेटिंग एंड सेडिमेंट सोर्सेज। नंबर सेकंड जियोलॉजिक एंड सेडिमेंट सोर्सेज, ठीक है। नंबर फर्स्ट इज क्लाइमेटिक कंडीशन, नंबर सेकंड इज जियोलॉजिक सेटिंग एंड सेडिमेंट सोर्सेज, नंबर थर्ड इज टेक्टोनिक स्टेबिलिटी को देखा जाता है। नंबर फोर्थ इज रिवर स्लोप एंड फ्लडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को वहाँ पे इसकी वजह से भी क्या बनता है आपका, डेल्टा बनता है। नंबर फोर रिवर स्लोप और फ्लडिंग कैरेक्टरिस्टिक। नंबर फिफ्थ इज इंटेंसिटीज ऑफ डिपोजिशनल एंड इरोजनल प्रोसेस से। और नंबर सिक्स में क्या आता है आपके पास, टाइडल रेंज एंड ऑफशोर कंडीशन, टाइडल रेंज एंड ऑफशोर कंडीशन की वजह से भी बनते हैं। तो ये 6 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, आपके पास डेल्टा फॉर्मेशन के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, डेल्टा फॉर्मेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि इसके कुछ सिग्निफिकेंस भी हैं। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या सिग्निफिकेंस है, इसका अहमियत क्या है इसकी। तो सबसे पहले अहमियत क्या है इसकी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। किसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास सिटी ऑफ वैनकूवर है, सिट्स ऑन द डेल्टा ऑफ
फ्रेजर रिवर, किसके? फ्रेजर रिवर के डेल्टा पे है। द पेरल रिवर डेल्टा इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेंटर्स ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। यंगटाज रिवर डेल्टा ग्रेटर टोक्यो एरिया, ये किसके लिए है? ये आपके पास साइट फॉर सैंड एंड ग्रेवल और मच ऑफ द वर्ल्ड्स पेट्रोलियम रिसोर्स आर फाउंड इन एंशिएंट डेल्टिक रॉक्स। ठीक है, इन एंशिएंट डेल्टिक रॉक्स। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने क्या देखा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने देखा पाया इकोनॉमिक एक्टिविटी सिग्निफिकेंस में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने क्या पाया? इसमें पाया हमने कि ये जो होते हैं डेल्टाज होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए? इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास सिटी ऑफ वैनकूवर है, वो जो सिट्स है ऑन द डेल्टा ऑफ द फ्रेजर रिवर पे ही। द पेरल रिवर डेल्टा इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेंटर्स ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी। पेरल रिवर क्या है? वन ऑफ द डेल्टा एक द पेरल रिवर डेल्टा जो है हमारे पास है, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेंटर्स के चाइनीज़ इकोनॉमी के लिए। और यंगटेजी रिवर डेल्टा, ठीक, येलो रिवर जो है हमारे पास, ग्रेटर टोक्यो एरिया, ये भी इसमें आता है। उसके बाद साइट फॉर सैंड एंड ग्रेवल, सैंड और ग्रेवल हमें यहाँ से मिलता है डेल्टा से। उसके बाद हमें क्या पता? मच ऑफ द वर्ल्ड्स पेट्रोलियम रिसोर्सेज, वर्ल्ड के पेट्रोलियम रिसोर्सेज कहाँ से फाउंड होते हैं हमारे पास? एंशिएंट डेल्टिक रॉक से ही हमारे पास ज़्यादा मिलती हैं। नंबर सेकंड अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में हमारे पास हमने देखा है एग्जाम्पल गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा provides rice, tea, fish and other seafood as the leading agriculture products। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी इसकी अहमियत है। फॉर एग्जाम्पल गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा अगर हम बात करेंगे, ये क्या प्रोवाइड करता है हमें? राइस, टी, फिश एंड अदर सी फूड हमें प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है? एज अ लीडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। नंबर थर्ड इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी ये बायोडाइवर्सिटी में भी अहमियत करता है, हेल्प करता है मतलब, जैसे प्लांट्स एंड फिशेज, crustaceans, birds and even predators like tiger, bees, for example Sundarban deltas। Plants and fishes, crustaceans, birds and even predators like tiger and bees। एक एग्जाम्पल ये कहाँ पे हमारे लिए? सुंदरबन में मिलते हैं। नंबर फोर्थ इज कल्चर की भी, इसमें कल्चरल की भी कुछ अहमियत है। कल्चरल की अहमियत क्या है इसमें? नंबर फोर्थ में आपके पास कल्चरल में क्या अहमियत है इसकी? मेजर एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है ग्रीव अलॉन्ग द डेल्टाज ऑफ नाइल एंड टिग्रिस यूफ्रेटस, सम आर इवन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। तो क्या है कि मेजर एंशिएंट सिविलाइजेशन जो ग्रीव कहाँ हुई है? अलॉन्ग द डेल्टाज ऑफ द नाइल और टिग्रिस यूफ्रेटस रिवर पे, और सम आर इवन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। अब इसके थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स में सबसे पहले क्या हमारे पास आता है कि सबसे पहले इसका थ्रेट क्या है? डेल्टाज का एक्सटेंसिव रिवर मैनेजमेंट करनी पड़ती है, मॉनिटरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ रिवर्स फ्लो, इंक्रीजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पज। एक्सटेंसिव रिवर मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग रिवर्स फ्लो, इंक्रीजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पर्पजेज, नंबर सेकंड इज पोल्यूशन से एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड, रन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोल्यूशंस, टॉक्सिक डिस्चार्जेस, वाटर डाइवर्जेंस। पोल्यूशन से क्या होता है? एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड रन ऑफ होता है, न्यूट्रिएंट पोल्यूशन हो रहा है, टॉक्सिक डिस्चार्ज हो रही है और वाटर डाइवर्जेंस हो रहा है। नंबर थर्ड इज सैंड माइनिंग हो रही है, ठीक है, लीडिंग टू सी लेवल, इससे क्या हो रहा है कि सी लेवल का राइज हो रहा है। नंबर फोर्थ इज एंथ्रोपोजेनिक क्या है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे एरिया ऑफ डैम्स एंड क्रिएशन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वायर, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रिएशन कर रहे हैं किसका? डैम्स ऑफ रिजर्वायर्स का क्रिएट कर रहे हैं। डैम्स ब्लॉक सेडिमेंटेशन विच कैन काज द डेल्टा टू इरोड अवे। क्या कर रहा है? डैम्स ब्लॉक कर रहा है किसको? सेडिमेंटेशंस को, और उससे क्या होता है? काज क्या होता है? डेल्टा इरोड हो सकता है इससे। नंबर फिफ्थ इज क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड राइजिंग सी लैंड। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड राइजिंग सी लैंड्स, क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड राइजिंग सी लेवल्स, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस राइजिंग ऑफ सी लेवल्स ससेप्टेबल टू फ्लडिंग, उससे क्या होता है? ससेप्टेबल टू फ्लडिंग हो रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है? कितने क्वेश्चन अभी हमें बचे हैं? ओ, एक दो तीन क्वेश्चन ही बचे हैं, हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हमें कि
क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 डिस्क्राइबिंग इट्स फॉर्मेशन डिलिनिएट द रीजन इट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज परमाफ्रॉस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ द डिलिनिएट द रीजन दैट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज परमाफ्रॉस्ट। क्या बोल रहे हैं उसको? परमाफ्रॉस्ट किसको कहते हैं? नेक्स्ट उसमें क्या बोल रहा है कि आल्सो डिस्कस द कंसर्न्स एसोसिएटेड विद द मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि परमाफ्रॉस्ट होता क्या है। परमाफ्रॉस्ट इज द पेरिनेलियली फ्रोजन ग्राउंड। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? पेरिनेली फ्रोजन ग्राउंड होता है दैट रिमेन्स एट आर बिलो 0 डिग्री फॉर 2 or more ईयर्स। जो भी एरिया दैट रिमेन्स एट बिलो 0 डिग्री होगा फॉर 2 or more ईयर्स, उसको हम क्या कहेंगे? पेरिनियली फ्रोजन रहेगा ग्राउंड में, उसको हम क्या कहते हैं? परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। तो याद रखना परमाफ्रॉस्ट किसको कहते हैं? परमाफ्रॉस्ट कहते हैं हम परमाफ्रॉस्ट किसको कहते हैं? तो परमाफ्रॉस्ट कहते हैं कि पेरिनियली फ्रोजन ग्राउंड दैट रिमेन्स एट बिलो 0 डिग्री फॉर 2 or more ईयर्स, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आपका परमाफ्रॉस्ट। अब ये बनता कैसे है परमाफ्रॉस्ट? बनता कैसे, फॉर्मेशन कैसे होती है परमाफ्रॉस्ट की, ये देखते हैं। इन एरियाज वेयर द मीन एनुअल एयर टेम्परेचर बिकम्स कोल्डर देन 0 डिग्री। ऐसे एरियाज जहाँ पे मीन जो एनुअल एयर टेम्परेचर होगा वो कहाँ कैसा होगा? कोल्डर देन किससे होगा? 0 डिग्री से होगा, वहाँ पे ये बनते हैं। द वाटर ट्रैप इन सेडिमेंट। वाटर क्या होता है? ट्रैप्ड होगा कहाँ पे? इन सेडिमेंट्स में, साइल्स में, एंड द क्रीविक्स एंड पोर्स ऑफ द रॉक्स टर्न्स टू द आइस। ठीक है। Some of the ground frozen in the winter does not get completely thawed in the summer. Therefore, the layer of the permafrost forms and continue to grow the downwards. ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इन द एरियाज वेयर द मीन एनुअल एयर टेम्परेचर बिकम्स क्या होगा? कोल्डर देन 0 डिग्री। किससे हो? कोल्डर देन 0 डिग्री होगा। और द वाटर ट्रैप्ड इन द सेडिमेंट, वाटर ट्रैप इन सेडिमेंट्स, साइल्स एंड अदर क्रैक्स, क्रेविक्स एंड pores of rocks turns to ice. Some of the ground frozen in the winter does not get completely thawed in the summer. Therefore, the layer of the permafrost forms and continues to grow downward. About 25% of the entire northern hemisphere, क्या है? About 25% of the entire northern hemisphere consist of, किससे consist होता है? परमाफ्रॉस्ट। It is widespread in the Arctic region of the Siberia, कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का, तिब्बतियन प्लेटो, एंडीज, उसके बाद सौदर्न एल्प्स और एंटार्क्टिका। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अबाउट 25% ऑफ द इंटायर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 25% ऑफ इंटायर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो किसे कंसिडर है? परमाफ्रॉस्ट से। इट इज़ वाइड स्प्रेड इन कहाँ पे है? आर्कटिक रीजन ऑफ, कहाँ पे? आर्कटिक रीजन किस में? साइबेरिया में, कनाडा में, ग्रीनलैंड में, अलास्का में, तिब्बतियन प्लेटो में, एंडीज़ में, सौदर्न एल्प्स में और एंटार्क्टिका में ये है परमाफ्रॉस्ट। अच्छा, अब इसके बात करते हैं हम कंसर्न्स एसोसिएटेड विद द मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट। क्या कंसर्न एसोसिएटेड है अगर ये परमाफ्रॉस्ट क्या होगा? मेल्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा? लॉस ऑफ ग्रीन हाउस स्टोर्स होगा जी। अच्छा, इसे क्या होता है? कंसर्न क्या एसोसिएटेड है मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट? लॉस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस स्टोर्स। ठीक है। Permafrost does not let the microbial decomposition of plants and animals happens and thus act as a carbon sink. For example, thawing of permafrost release of 92 billion tons of carbon by 2021. Number second is release of toxic mercury. Risk of releasing and biomagnifying almost 15 million gallons of natural mercury. 2x of mercury found in ocean plus atmosphere plus soil. Number third is threat to infrastructure. Melting of permafrost would damage the accordingly planned infrastructure. Risk of oil gas leaks from the Arctic. Next is number fourth is creation of altered landscape. Can create thermocrusts, areas of sagging ground and shallow ponds. Make land more vulnerable to landslides. Rise of sea level lead to flooding. Diseases. Next is number 5 is diseases. Thawing of permafrost may release of harmful pathogens. 2016 anthrax outbreak in Siberia is linked to the melting of permafrost.
कंक्लूजन में हम लिखेंगे इसको, हेंस आर्कटिक परमाफ्रोस्ट कैन इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग बाई 0.27 डिग्री बाई 2100 एंड 0.42 डिग्री सेल्सियस बाई 2300, हैंस अ मेजर ग्लोबल कंसर्न। तो कंसर्न क्या एसोसिएटेड है इसके साथ, विद द मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रोस्ट। नंबर 1 इज लॉस ऑफ ग्रीन हाउस स्टोर्स। Permafrost does not let the microbial decomposition of plants and animals happen. Permafrost क्या है, ये माइक्रोबियल और डिकम्पोजिशन प्लांट्स एंड एनिमल्स को नहीं होने देता है, एंड दस एक्ट एज अ कार्बन सिंक। ये क्या करता है, एक्ट एज अ कार्बन सिंक करता है। फॉर एग्जाम्पल थाइंग ऑफ परमाफ्रोस्ट रिलीज ऑफ 92 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिंक बाई 2100। नंबर 2 इज रिलीज ऑफ टॉक्सिक मर्करी, risk of releasing and biomagnifying almost 15 million gallons of natural mercury leads to 2x of mercury found in ocean plus atmosphere plus soil. Number 3 is threat to infrastructure. Melting of permafrost would damage the accordingly planned infrastructure, risk of oil and gas leaks from Arctic. Number 4 is creation of altered landscape. कैन क्रिएट थर्मोक्रॉस्ट, ये क्या बनाता है, थर्मोक्रॉस्ट क्रिएट कर सकता है। एरियाज ऑफ सैगिंग ग्राउंड एंड शैलो पॉन्ड्स मेक लैंड मोर वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स, राइज इन सी लेवल लीड्स टू फ्लडिंग। नंबर 5 इज डिसीज। थाइंग ऑफ परमाफ्रोस्ट में रिलीज हार्मफुल पैथोजेंस बाई द 2016 एंथ्रॉक्स आउटब्रेक इन साइबेरिया इज लिंक्ड टू द मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रोस्ट। कंक्लूजन में, हेंस Arctic permafrost can increase global warming. Arctic permafrost can increase global warming by 0.27 degree by 2100 and 0.42 degree by 2300. Hence a major concern. तो क्या क्या चीज़ें हमें मिली? सबसे पहले हमने बोला परमाफ्रोस्ट क्या होता है। परमाफ्रोस्ट इज अ परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड दैट रिमेन्स एट और बिलो 0 डिग्री फॉर 2 और मोर ईयर। सबसे पहले फॉर्मेशन कैसे होता है इसका वो देखा हमने। उसके बाद हमने बोला कहाँ कहाँ ये फॉर्म होता है, तो 25% इंटायर नॉर्थन हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ परमाफ्रोस्ट, जिसमें हमने बोला आर्कटिक रीजन ऑफ साइबेरिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का, तिब्बतियन प्लेटू, एंडीज, सोथर्न एल्प्स और अंटार्कटिका इसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला कि कंसर्न क्या इसके साथ एसोसिएटेड है आप विद इन मेल्टिंग ऑफ द परमाफ्रोस्ट। सबसे पहले क्या होगा, लॉस ऑफ ग्रीन हाउस गैस स्टोर होगे। उसके बाद क्या होता है, रिलीज ऑफ टॉक्सिक मर्करी होगा। उसके बाद क्या होगा, थ्रेट्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। नंबर 4 इज कंसर्न क्रिएशन ऑफ अल्टर्ड लैंडस्केप होगा। और नंबर 5 इज डिजीजेस बढ़ेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है हमारे पास, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, आल्सो इलस्ट्रेट द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस साइक्लोन्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ रोटेशनल लो प्रेशर सिस्टम। क्या होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन? एक रोटेशनल लो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं दैट डेवलप्स ओवर अ ट्रॉपिक्स विद ऑर्गेनाइज्ड डीप कन्वेंशन क्लोज्ड विंड सर्कुलेशन अबाउट एज वेल एज डिफाइंड सेंटर होता है इनका। क्या होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन? कहाँ इज अ क्या एक रोटेशनल लो प्रेशर सिस्टम है। क्या एक रोटेशनल लो प्रेशर सिस्टम है ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है? एक रोटेशनल लो प्रेशर सिस्टम है। ट्रॉपिकल साइक्लोन से रोटेशनल लो प्रेशर सिस्टम दैट डेवलप्स ओवर ट्रॉपिक्स। कहाँ पे बनते हैं? ओवर ट्रॉपिक्स विद ऑर्गेनाइज्ड डीप कन्वेंशंस क्लोज्ड विंड सर्कुलेशन, क्लोज्ड विंग सर्कुलेशन अबाउट वेल डिफाइंड सेंटर। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ रोटेशनल लो प्रेशर सिस्टम that develops over tropics with organized deep convection close wind circulation about a well-defined center. Number 2 is condition for formation. Condition for formation क्या है? large sea surface with temperature greater than 27 डिग्री सेल्सियस। क्या होना चाहिए? large sea surface होना चाहिए with temperature कितना? greater than 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। Number 2 is presence of Cretaceous force. large sea surface with temperature greater than कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन, नंबर फर्स्ट क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए? लार्ज सी सरफेस होना चाहिए विद क्या होना चाहिए? लार्ज सी सरफेस होना चाहिए विद टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। नंबर 2 क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ क्रेटेशियस फोर्स होनी चाहिए, तब जाके बनेंगे। नंबर 3 इज क्या होना चाहिए?
स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड और स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए जिसे ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेजेंस ऑफ कॉलिशियस फोर्स होनी चाहिए, और स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड होनी चाहिए। स्मॉल वेरिएशन किसमें? वर्टिकल विंड स्पीड स्मॉल वेरिएशन होनी चाहिए, जिसमें क्या होगा? यहाँ स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होनी चाहिए। नंबर 4 इज प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। और नंबर 5 इज अपर डाइवर्जेंस और हाई प्रेशर अबोव द सी लेवल सिस्टम। अपर डाइवर्जेंस एंड हाई प्रेशर अबोव द सी लेवल सिस्टम होना चाहिए। इससे क्या बनते हैं? आपके ट्रॉपिकल कंडीशन होती है किसके? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनने के लिए। लार्ज सी सरफेस एयर विद टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, और नंबर प्रेजेंस ऑफ द कॉलिशियस फोर्स होनी चाहिए। नंबर 3 स्मॉल वेरिएशंस होनी चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए? वर्टिकल विंड स्पीड कितनी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होना चाहिए। उसके बाद नंबर 4 प्री एग्जिस्टिंग वीट लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। और नंबर 5 इज अपर डाइवर्जेंस या हाई प्रेशर से अबोव द सी लेवल सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन। स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन में हमें क्या है? स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या है? ओवर ट्रॉपिकल वाटर्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ओवर ट्रॉपिकल वाटर ड्यू टू हाई टेम्परेचर द मोस्ट मॉइस्ट एयर ओवर द ओशन गेट्स वार्म एंड स्टार्ट्स राइजिंग अपवर्ड्स creating a lower pressure zone. Number second is the the air from surrounding high pressure areas pushes into the low pressure area. This air gets heated and rises, creating a cycle of intense low pressure center. ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन हमने बोला कि ओवर ट्रॉपिकल वाटर्स ड्यू टू द हाई टेम्परेचर द मॉइस्ट एयर ऑफ द ओशन एंड गेट्स वार्म एंड स्टार्ट्स राइजिंग अपवर्ड क्रिएटिंग अ लोअर प्रेशर जोन। नंबर सेकंड में हमने बोला कि द वार्म एयर सराउंडिंग ऑफ हाई प्रेशर एरियाज पुशेस इनटू द लो प्रेशर एरिया, द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस क्रिएटिंग अ cycle of intense low pressure center. With storm rotating faster, eye of the cyclone develops in the center and calm and low pressure around the eye of the eye wall develops where the strong spiraling ascent of the air occurs till tropopause. Number 4 is as warm and moist air rises and cools, the water in the air forms towering cumulonimbus clouds. Number 5 is on reaching the land, the moisture supply is cut off and storm dissipates, making landfall. ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइक्लोन में हमने बोला, ठीक है, ये हम क्या बना सकते हैं? ये डायग्राम है हमारे पास, कैसे बनाना है अभी मैंने आपको बोल दिया पहले, सॉरी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। लिमिटेड टू, ये क्या होते हैं? लिमिटेड टू होते हैं कहाँ पे? वार्म ट्रॉपिकल एरियाज में लिमिटेड होते हैं विद वास्ट ओशन सरफेस। मोस्टली ओरिजिनेट कहाँ पे होती है? वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन में। क्यों? बिकॉज ऑफ द कोल्ड करंट्स क्या करती है? लोअर करती है सरफेस टेम्परेचर को ऑफ द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द ट्रॉपिकल ओशंस को क्या करती है? टेम्परेचर को डाउन कर देती है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ द पेरू करंट ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ साउथ अमेरिका, प्रेजेंस ऑफ द ईस्टर्न वे पेरू करंट ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द साउथ अमेरिका रिड्यूस क्या करती है? टेम्परेचर ऑफ द ओशंस वाटर्स को। इस वजह से क्या होता है? ये यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द कॉलिशियस फोर्स दे डू नॉट अकर एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे अकर नहीं होती क्योंकि यहाँ पे कॉलिशियस फोर्स क्या होती है? इनसिग्निफिकेंट होती है। तो यहाँ पे हम ये बना सकते हैं, ये आ गए यूरिकेन्स आ गए, ये अफ्रीका आ गए, ये मेडागास्कर, ये हम मैप बना सकते हैं वर्ल्ड का ऐसे ऐसे। या इंडिया आ गई हमारे पास, ये श्रीलंका, यहाँ पे ये ओशन आ गए, इंडियन ओशन, ये साइक्लोन्स आ गए यहाँ पे। ये आ गया हमारे पास न्यूजीलैंड, जहाँ पे विलीज इनको कहते हैं, ये आ गया ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, और ये आ गया यहाँ पे हमारे पास दूसरे ताइवान वाइन एटसेट्रा। यहाँ पे आ गया ये टाइफून, साउथ चाइना सी इनको टाइफून कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि डेड जोन्स आर इमर्जिंग एज अ सीरियस थ्रेट। डेड जोन्स आर इमर्जिंग एज अ सीरियस थ्रेट्स। क्या? डेड जोन्स आर इमर्जिंग एज अ सीरियस थ्रेट टू वर्ल्ड ओशंस। Analyze the cause of the impact, causes or impacts of dead zones, or solutions do you suggest, means suggestions to curb these growing menace. सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? चार चीज़ें हमने इसने हमें पूछी है। क्या क्या पूछा है हमारे पास? डेड जोन्स क्या होते हैं, उसके बाद इसके काजेज़ क्या होते हैं, उसके बाद हमें पूछा है कि इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, और उसके बाद इसने हमें पूछा है कि इसकी चैलेंजेस क्या हैं इसके साथ, और उसके बाद क्या है हमारे पास सोल्यूशन बताओ। ठीक है, तो एक एक करके हम सब चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डेड जोन्स होते क्या हैं। डेड जोन्स क्या होते हैं? हाइपोक्सिमिक जोन होते कहते हैं इनको, हाइपोक्सिमिक जोन भी इनको कहते हैं। जैसे हम टोर्नेडोज को क्या कहते हैं? ट्विस्टर्स भी कहते हैं, ऐसे ही
हाई डेड जोन्स को भी क्या कहते हैं आपको, हाइपोक्सिक जोन भी कहते हैं, हाइपोक्सिक जोन भी कहते हैं। आर एरियाज ऑफ वाटर बॉडीज, क्या होते हैं डेड जोन्स, आर एरियाज ऑफ वाटर बॉडीज वियर फ्यू एक्वेटिक एनिमल्स कैन सर्वाइव बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन लेवल। कौन से ऐसे एरियाज होते हैं वाटर बॉडीज़ में जहाँ पे फ्यू एक्टिविटी के जो एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव हो कर सकते हैं, कहाँ पे, कैसे, लो ऑक्सीजन लेवल से भी। दे इमर्ज इन ओशन डेप्थ, जैसे ओशन डेप्थ ऑफ द 652 टू 2600 फीट व्हेन इनफ्लक्स ऑफ द केमिकल न्यूट्रिएंट्स स्पोर एल्गी ग्रोथ सकिंग अप ऑक्सीजन। क्या होते हैं डेड जोन, डेड जोन हमारे पास हाइपोक्सिक जोन भी इनको कहते हैं। ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे वाटर बॉडीज़ का जो जहाँ पे एरियाज ऑफ वाटर बॉडीज, ऐसे एरियाज होते हैं वाटर बॉडीज़ के जहाँ पे कुछ एक्वेटिक एनिमल जो हैं, फ्यू एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन लेवल में भी कर सकते हैं। दे इमर्ज इन ओशन डेप्थ, कहाँ पे, ओशन डेप्थ जैसे 650 टू 2600 फीट्स में हो सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है, व्हेन इनफ्लक्स ऑफ द केमिकल न्यूट्रिएंट्स स्पोर एल्गी ग्रोथ सकिंग अप ऑक्सीजन। स्पोर ऑफ एल्गी ग्रोथ क्या करती है, वो सकिंग करती है ऑक्सीजन को, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, उसको डेड जोन्स वहाँ पे कहा जाता है। अब इसके काजेज़ क्या होते हैं, सबसे पहले कुछ नेचुरल काज होते हैं, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। तो नेचुरली काजिंग क्या होते हैं हमारे पास, काज सबसे पहले नेचुरली क्या होते हैं और एंथ्रोपोजेनिक हो सकते हैं। नेचुरली काजिंग होते हैं आपके पास एज एज ड्रिफ्टिंग ऑफ द रूटीन पैटर्न्स ऑफ वाटर एंड विंड। ड्रिफ्टिंग जो होती है किसकी, रूटीन ऑफ वाटर की और विंड की, उस वजह से क्या हो सकते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, ऑक्सीजन चली जाती है, तो ये नेचुरली काज है, ठीक है, इससे कुछ उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। नंबर सेकंड है आपके पास ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से सबसे ज़्यादा पड़ता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आता है सबसे पहले आपका न्यूट्रेंट पोल्यूशन। न्यूट्रेंट पोल्यूशन से होता है काजेज ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी विच कंज्यूम्स ऑक्सीजन इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस। न्यूट्रेंट पोल्यूशन से क्या होता है कि इससे क्या होता है, ओवर ग्रोथ हो जाती है किसकी, स्पोर ग्रोथ एल्गी की, स्पोर एल्गी की क्या हो जाती है, ओवर ग्रोथ हो जाती है, विच काजेज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा लेती है और डिकम्पोजिशन प्रोसेस करती, इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा लेती है, तो यहाँ पे उनके लिए फ्यू एक्वेटिक एनिमल्स जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए क्या हो जाती है, ये डेड जोन्स बन जाते हैं। नंबर सेकंड इज इंटेंसिव फार्मिंग की वजह से भी क्या होता है, ये बनते हैं। इज द प्रैक्टिस, इंटेंसिव फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मोस्ट कॉमनली लिंक्ड डेड जोन। क्या होते हैं, मोस्ट कॉमनली लिंक्ड डेड जोन्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मोस्ट कॉमनली लिंक्ड टू डेड जोन। नंबर नेक्स्ट इज वार्मिंग सी टेम्परेचर। वार्मिंग सी टेम्परेचर से भी क्या होता है आपके पास, डेड जोन्स को अफेक्ट पड़ता है। इंक्रीज इन द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द ओशन, इंक्रीज इन द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द ओशन, वीक एंड वीकन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन इन द वाटर। लेस ऑक्सीजन कैन इंटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड सरफेस वाटर टू डाउन इन द ओशन। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर डिक्रीज ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी इन वाटर, डिक्रीज सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट से। सबसे पहले होता है क्या हमारे पास, इकोनॉमिक लॉस होता है। इकोनॉमिक लॉस क्या है, इम्पैक्ट, इससे क्या पड़ता है इम्पैक्ट, इकोनॉमिक लॉस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ फिशरी प्रोडक्शन, फिशरी प्रोडक्शन में इम्पैक्ट पड़ता है, टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल गल्फ ऑफ मैक्सिको विद फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री फेसिंग चैलेंजेस एज हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेड जोन ऑफ द वर्ल्ड। क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेड जोन ऑफ द वर्ल्ड है। नंबर सेकंड हम इम्पैक्ट में पढ़ेंगे हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ। नंबर फर्स्ट इज इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, नंबर सेकंड इज हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ हो सकता है। जैसे हार्मफुल एल्गन ब्लूम हो जब होगी, लाइक रेड टाइड एंड गोल्डन एल्गी प्रोड्यूस टॉक्सिन्स व्हेन दे डिके, किलिंग मैरीन लाइफ एंड मेकिंग द क्रीचर्स पॉइजनस टू ह्यूमंस। नंबर थर्ड इज फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है इससे, ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ द फिश सप्लाई, ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ फिश सप्लाई। अब इसके कुछ सोल्यूशंस बताने हैं हमने। तो सोल्यूशंस में क्या है, सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन में यूजिंग फ्यूअर फर्टिलाइजर्स, क्या कर सकते हैं हम, फ्यूअर फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रन ऑफ दैट इज वेस्टेड इनटू द सी। नंबर सेकंड इज बिथर्ड प्रैक्टिसेस टू डिस्चार्ज केमिकल, बिथर्ड प्रैक्टिसेस टू डिस्चार्ज केमिकल, ट्रीट वेस्ट alternate disposal method. नंबर थर्ड इज अल्टरनेटिव मेथड टू सीवेज सिस्टम्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम इसको क्या लिखेंगे, डेड जोन फॉर्मेशन इज एन रिवर्सिबल प्रोसेस। डेड जोन फॉर्मेशन क्या है, रिवर्सिबल
process है. The Black Sea dead zone is an example of what has once a large problematic region of dead zone ultimately become a clean sea again. Dead zone formation is a reversible. क्या एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जो फॉर एग्जांपल द ब्लैक सी डेड जोन इज एन द ब्लैक सी इज ए डेड जोन एग्जांपल थी एक ऑफ व्हाट समवंस अ लार्ज प्रॉब्लमेटिक रीजन ऑफ द डेड जोन अल्टीमेटली बिकम द क्लीन सी अगेन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, इसकी बात करें. क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि डिस्कस द जियोग्राफिकल और जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्कम पैसिफिक जोन. सर्कम पैसिफिक जोन की क्या बोलो हमारे पास. ठीक है, तो सर्कम पैसिफिक जोन ये मैप है हमारे पास. ये मैप हमने बनाना है. ये यूरेशियन प्लेट आ गई, इंडोनेशियन प्लेट आ गई, फिलीपींस प्लेट है, ये आ गई प्लेट हमारे पास, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जूलियन जॉन दी फोका प्लेट, कोकोआ प्लेट, कोकोनाज का प्लेट, कैरिबियन प्लेट, साउथ अमेजन प्लेट. ठीक है, तो द पैसिफिक आर रिंग ऑफ फायर, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी जिसको कहते हैं. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज आर सर्कम पैसिफिक बेल्ट इज एन क्या है एरिया अलॉन्ग द पैसिफिक ओशन. क्या है ये एरिया है कहाँ पे? अलॉन्ग द पैसिफिक ओशन. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और सर्कम पैसिफिक बेल्ट जिसको हम कहते हैं, ये क्या है? एरिया है अलॉन्ग द पैसिफिक ओशन. दैट इज कैरेक्टराइज, किसे कैरेक्टराइज है? बाय द एक्टिव वोल्केनो. किसे कैरेक्टराइज है ये? एक्टिव वोल्केनो से एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक से. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या सर्कम पैसिफिक बेल्ट क्या है? एक एरिया है अलॉन्ग द पैसिफिक ओशन. दैट इज कैरेक्टराइज बाय द किसे कैरेक्टराइज? एक्टिव वोल्केनो और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक से कैरेक्टराइज. 75% ऑफ द वर्ल्ड्स वोल्केनो, 75% ऑफ वर्ल्ड वोल्केनो जो है वो, एंड 90% ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक. क्या है? 75% ऑफ द वर्ल्ड वोल्केनोस और 90% ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक कहाँ पे? यहीं पे आते हैं. इट्स लेंथ इज ओवर 40,000 किलोमीटर. कितनी है इसकी लेंथ? 40,000 किलोमीटर. एंड ट्रेसेस फ्रॉम द न्यूजीलैंड. कहाँ से? न्यूजीलैंड क्लॉकवाइज इन एन ऑलमोस्ट सर्कुलर आर कवरिंग टोंगा, किमेंडो आइलैंड्स, इंडोनेशिया. कहाँ तक है? न्यूजीलैंड से लेकर इंडोनेशिया तक है. इसकी 40,000 किलोमीटर इसका क्या है? ट्रेसेस है. फॉर्मेशन कैसे हुई इसकी? फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ड्यू टू द रिपीटेड सबडक्शन ऑफ द ओशियनिक लिथोस्फीयर. रिपीटेड सबडक्शन किसकी हुई? ओशियनिक लिथोस्फीयर की बीनीथ द कंटिन्यूस एंड द आइलैंड्स दैट सबमर्ज द पैसिफिक ओशन. इससे रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक कन्वर्जन, डाइवर्जन, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. इंपॉर्टेंट वोल्केनोज कौन कौन से यहाँ पे? जैसे माउंट फुजी जापान, एलिटोलियन आइलैंड यूएस में, उसके बाद क्राकातोआ आइलैंड और वोल्केनो कहाँ पे? इंडोनेशिया. फॉर्मेशन ऑफ हॉटस्पॉट भी इससे होती है. एरियाज डीप विद इन द अर्थ्स मेटल फ्रॉम विच हीट राइजेस. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आपका सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी हो गया, जिसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट जियोग्राफी. अब हम बात करते हैं, देखो अब नॉर्थन प्लेन्स की बात करेंगे तो नॉर्थन प्लेन्स क्या है? 3200 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट में है. 150 to 300 किलोमीटर क्या है? विड्थ है इनकी, और 1 to 2 किलोमीटर क्या है? डेप्थ है. फॉर्मेशन कैसे हुई इसकी? डिपोजिशन ऑफ द एल्यूमिनियम ब्रॉड बाय द रिवर्स इंदुस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा. Number second is there was a shallow trough or geosyncline between Himalayas and Deccan. Number third is due to the uplift of the Himalayas in the Tethys Sea, Indian Peninsula subsided and formed a large basin. That basin was filled with the sediments from the rivers which came from north and the peninsula in the south. इसको हम नॉर्थन प्लेन्स कहते हैं. ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं हम और क्या है हमारे पास इसमें पढ़ने के लिए. ओरिजिन्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स. तो ओरिजिन्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन कब स्टार्ट हुई थी? इंडिया स्टार्टेड हर नॉर्थवर्ड जर्नी 200 मिलियन ईयर्स ago, at the time of which at the Pangaea broke. India collided with Asia about 40 to 50 million years ago. Stage 1 में क्या हुआ था? collision of the oceanic crust हुआ था and formation of festoons or island arcs. Ocean crust of Indian plate and ocean crust of the Eurasian plate, and latter being heavy subducted islands arcs in Tethys Sea form the past of the Ladakh and Tibet Eurasian continent.
स्टेज 2 में क्या होता है, ओशन क्रस्ट एंड ऑफ इंडियन प्लेट क्या हुआ था, यंग फोल्ड माउंटेन ऑफ द मार्जिन ऑफ द यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन लैंड, मास इन द फॉर्म ऑफ द काराकोरम रेंज। स्टेज 3 में क्या हुआ था, कंटिनेंट फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्स एंड डेप्थ इज सी। एविडेंस क्या है इसके हमारे पास, एविडेंस है सबसे पहले हमारे पास आइलैंड आर्क्स इन द्रास सेक्टर ऑफ हिमालयाज। नंबर सेकंड, काराकोरम रेंज आर वर्कनिक ओरिजिन। क्रेवाज इन द वैली प्रूव दैट द वैली वाज लेक इन पैलेस्टोसाइन एपोक। Number 4 is discovery of hippopotamus skull at Ladakh. Till recently, the Himalayan region was warm, lying, swampy region. Number 5 is evidence of the Stone Age man in high reach mountains, rapid rise of descent. Number 6 is Himalayan still rising. ठीक है, swans of earthquake and periods of quinine occur just before the Ghent earthquake. अच्छा, फॉल्ट्स कैसे होते हैं, फॉल्ट एक होता है स्ट्राइक फॉल्ट, एक होता है नॉर्मल फॉल्ट, एक होता है रिवर्स फॉल्ट। स्ट्राइक फॉल्ट किसी कैसे होता है आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से, जैसे सैंड एंड्रस पैसिफिक प्लस नॉर्थ अमेरिका बना इसे। नॉर्मल फॉल्ट आपका डाइवर्जेंस से बनता है और रिवर्स फॉल्ट आपका कन्वर्जेंस से बनता है। एरोरा क्या होता है, एरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है और एरोरा ब्रोलिस होता है। एरोरा ब्रोलिस आपका नॉर्थ में आता है और एरोरा ऑस्ट्रेलिस साउथ में आता है। ये क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं फ्रॉम सन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन और अपर एटमॉस्फेयर में होते हैं, फास्ट मूविंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन से क्या आता है आपके पास, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन एक्साइटेड इमिट फोटोन व्हेन कम बैक। कलर डिपेंड करता है ऑन विच द गैस पे, नाइट्रोजन होगी तो ब्लू होगी, हाई एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन होगा तो ग्रीन होगा, लो एनर्जी होगी तो प्लस ऑक्सीजन तो रेड होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन हमने अभी देखा, लार्ज सरफेस एरिया हमें इसके लिए चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस, अपर लेवल ऑफ डाइवर्जेंस चाहिए और कॉलिशन फोर्स चाहिए और प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर सिस्टम होना चाहिए और लो वर्टिकल विंड स्पीड वेरिएशन होना। अच्छा, टेम्परेचर साइक्लोन की बात करते हैं। टेम्परेचर साइक्लोन एयर मास, ठीक है, ओरिजिन कैसे होता है इसका, ओरिजिन इसके एयर मास और फ्रंट सिस्टम की वजह से होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन थर्मल होता है, ठीक है, थर्मल इन ओरिजिन, थर्मल मीन्स हीट की वजह से। लैटिट्यूड इसका क्या होता है, लैटिट्यूड टेम्परेचर साइक्लोन का होता है आपके पास 35 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, मोर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू ग्रेटर टेम्परेचर कंट्रास्ट। फ्रंटल सिस्टम इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन में, लेकिन इसमें क्या होता है, यास ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंटोजेनेसिस ऑक्लेटेड फ्रंट्स होते हैं इसमें। सीजन क्या होता है इसका, लेट समर अगस्त अक्टूबर में आते हैं। इसका रेगुलर होता है समर फ्यू एंड विंटर्स में मोर होते हैं। साइज इसका क्या होता है, टेम्परेचर साइक्लोन का ज़्यादा होता है और ट्रॉपिकल साइक्लोन का कम होता है। शेप इसकी क्या होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन की इलिप्टिकल होती है और इसकी टेम्परेचर साइक्लोन की इन्वर्टेड होती है। रेनफॉल इसमें क्या होता है, कैसा होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में हैवी होता है बट डू नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये स्लो होता है रेनफॉल बट फॉर मैनी डेज टेम्परेट में। विंड वेलोसिटी और डिस्ट्रक्शन क्या होती है, मच ग्रेटर होती है, 100 to 250 किलोमीटर ग्रेटर डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द विंड स्ट्रॉम सर्ज एंड टोरेंटल रेंज। टेम्परेट साइक्लोन में क्या होता है, कंप्लीटली लो होती है विंड वेलोसिटी एंड डिस्ट्रक्टिवनेस, 30 to 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है इसकी विंड स्पीड, और लेस डिस्ट्रक्टिव होती है ड्यू टू विंड्स, मोर ड्यू टू फ्लडिंग होती है। आइसोबार्स कंप्लीट सर्कल करते हैं इसमें। टेम्परेचर साइक्लोन में प्रेशर ग्रेडियंट इज स्टीप होता है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर साइक्लोन में यूजुअली वी शेप्ड एंड प्रेशर ग्रेडियंट इज लो। लाइफ टाइम क्या होता है इसका, नॉट मोर देन अ वीक, किसका, ट्रॉपिकल साइक्लोन का। टेम्परेचर साइक्लोन का 2 to 3 वीक्स होता है। पाथ इसकी क्या होती है, ईस्ट टू वेस्ट होती है किसी ट्रॉपिकल साइक्लोन की, और इसकी क्या होती है टेम्परेचर साइक्लोन की, वेस्ट टू ईस्ट। इसमें क्या होता है, अच्छा, काम रीजन कौन सा होता है इसमें, सेंटर आई, नो रेनफॉल, जहाँ पे सेंटर में होता है, जहाँ पे आई बनती है, आई ऑफ द साइक्लोन, वहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होती है। तो टेम्परेचर साइक्लोन में ऐसे काम रीजन कोई नहीं होता है, हर जगह होती है। जेट स्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्फ्लुएंस इसमें नॉट क्लियर होता है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन को जेट स्ट्रीम का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर साइक्लोन में जेट स्ट्रीम का इन्फ्लुएंस होता है। आप क्लोड्स की अगर बात करेंगे तो फीवर वराइटीज़ क्यूमुलोनिम्बस निम्बोस्टेटस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में बनते हैं, और वैरायटी एट वेरियस एलिवेशन, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ एलिवेशन क्लोड्स बनते हैं टेम्परेट साइक्लोन में। ये भी हो गया कंप्लीट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पैटर्न ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, कहाँ कहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन है इनका टेम्परेट साइक्लोन का, तो एटलांटिक आर्कटिक फ्रंट में बनते हैं। नॉर्थ एटलांटिक वार्मिंग देन आर्कटिक इट कॉजेज साइक्लोन मोर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड रीच वेस्टर्न यूरोप। नंबर सेकंड इज नॉर्थ अमेरिका पोलर फ्रंट, एयर मास ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्लस नॉर्थ पोलर एयर मास convergence in greater lake region. Number third is Mediterranean front leads to western disturbance. Number fourth is southern hemisphere does not have big land mass, no temperature contrast,
लेसर इंटेंसिटी, ठीक है, 35 to 65 डिग्री, एंड ट्रेड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ग्राउंड वाटर डिप्लीटेशन इन इंडिया। तो फैक्ट में सबसे पहले हम याद क्या करेंगे कि इंडिया हैज़ 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बट ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर रिजर्व्स। इस मीन्स 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है ऑफ वाटर, कितनी है हमारे पास इन मीटर क्यूब 6042 1947 में और 1140 2050 में। स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट 62% है, ठीक है अवेलेबिलिटी। 54% ऑफ द इंडिया फेसेस हाई टू एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस प्लस 14% ओवर एक्सप्लॉइटेड असेसमेंट लिमिट। 85% ऑफ द रूरल एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन डिपेंड किस पे ऑन ग्राउंड वाटर पे। 89% ऑफ द ग्राउंड वाटर फ्रॉम फॉर इरीगेशन, डोमेस्टिक 9% और इंडस्ट्रियल 2%। नीति आयोग क्या बोलता है कि 40% ऑफ द इंडस्ट्रीज जो पीओपीज हैं नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर बाय 2030 फेसिंग एक्यूट वाटर स्टोरेज। फिफ्थ माइनर इरिगेशन सेंसिस क्या होती है डिक्लाइंड बाय 61% 2007 से 2017 तक। एक्सट्रैक्शन टारगेट 70% बाय 2030। अच्छा रीज़न क्या है डिप्लीटेशन की, सबसे पहले हाई वाटर डिमांडेड क्रॉप जैसे राइस है, इंक्रीज डिमांड है, लिमिटेड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन है, फ्रिक्वेंट पंपिंग ऑफ वाटर है, उसके बाद सब्सिडाइज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाई एमएसपी फॉर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। उसके बाद है आपके पास वाटर कंटामिनेशन है, इनएडुकेट रेगुलराइजेशन है, डिफॉरेस्टेशन अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है और नेचुरल कॉजेज में इसमें कुछ इम्पैक्ट क्या होगा इससे। 70% ऑफ द India's water contamination, 75% of households do not have drinking water on premises और 84% of the rural households do not have access to piped water। अब हमारे पास इसमें क्या है कुछ डिस्ट्रिक्ट विद कंटेमिनेशन ग्राउंड वाटर विद हैवी मेटल्स, lowering of water table, reduction in streams and lakes, substance of land, increased cost of water extra, contamination of groundwater, constraints in food supply, limitation on biodiversity and creation of sinkholes, 122 water quality index, only 1/3 of the indicator waste water is currently treated। पॉलिसी चैलेंजेस में क्या है, एस्टिमेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, क्रॉप प्राइसिंग एंड वाटर इंटेंसिव क्रॉप, एनर्जी सब्सिडीज, इनएडुकेट इरेगुलर, लैक ऑफ लोकल माइग्रेशन। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में क्या है, सबसे पहले है नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, फोकस इज ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। नंबर सेकंड इज क्रिएशन ऑफ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और नंबर थर्ड इज अटल भीमा भूजल योजना, ठीक है, अटल जल ग्राउंड वाटर मिटिगेशन बाय कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और नंबर फोर्थ इज माइक्रो ड्रिप मोर ड्रॉप और क्रॉप PMKSY इसमें लाई गई है। अच्छा यूज ऑफ टेंसोमीटर विजुअल इंफॉर्मेशन फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉइल मॉइस्चर। वे फॉरवर्ड क्या है इसमें, रूटीन सर्वे एट द रेगुलर साइट इंटरवल्स, असेसमेंट ऑफ द लैंड यूज पैटर्न्स, चेंज इन फार्मिंग मेथड्स और उसके बाद आता है आपके पास कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, रिफॉर्म्स इन पावर सब्सिडीज, कंट्रोल ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, ब्रिंग वाटर टू कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद रिसाइकल एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और मिहार शाह कमीशन 2016 में जो आई थी, शिफ्ट फ्रॉम सप्लाई टू डिमांड एंड दिस सेंट्रल वाटर कमीशन प्लस सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन को यूनाइट करो। राजेंद्र सिंह वाटर मैन ऑफ इंडिया, रिवाइव सेवरल डेड रिवर्स, 1H2O अप्रोच होनी चाहिए। साइल इरोजन क्या होता है, साइल इरोजन होता है आपका इज अ नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होता है ऑफ वेयरिंग अवे ऑफ द टॉप साइल ऑफ नेचुरल फोर्सेस बाय नेचुरल फोर्सेस ऑफ वाटर एंड विंड और टिलेज एक्टिविटीज।
एजेंट्स क्या होते हैं इसके पास? सबसे पहले वाटर होता है और विंड हो सकती है। वाटर में आपके पास रेन ड्रॉप, शीट, सिरिल, स्टीम बैंक, लैंडस्लाइड, कोस्टल हो सकता है। और विंड में आपके पास ऑसिलेशन हो सकता है, ब्लोइंग विंड्स विद इन द ऑफ बोन्सिस, और सस्पेंशन हो सकता है, और सरफेस क्रीप हो सकता है। ह्यूमन एक्टिविटी से भी हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन, फार्मिंग, माइनिंग, सेटलमेंट और ग्रेजिंग से, कंस्ट्रक्शन से, ठीक है, फार्मिंग, मोनोकल्चर। कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं इसकी? इससे कॉन्सिक्वेंस विंड इरोजन हो सकती है, रिमूविंग फाइन फर्टाइल साइल, लिविंग लैंड कल्टिवेबल, रिमूवल ऑफ द सीड हेडिंग्स, बेस ऑफ साइल, और oscillation ऑफ रिवर्स, गली इरोजन लिमिट्स लैंड यूज ऑफ द डिस्टर्ब्स फार्म एक्टिविटीज, स्ट्रेट स्ट्रीम बैक, चेंज रिवर कोर्स, और मास नॉट लैंडस्लाइड कैन काज मोस्टली। उसके बाद कोस्टल इरोजन हो सकती है इससे। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा है हमारे पास? हमें पूछा है इनने कि डिस्कस द कंसेप्ट द एयर मास एंड एक्सप्लेन द माइक्रो, ये भी हमने पढ़ लिया। एवेलियन लैंडस्केप इज प्राइमरी कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंशन पेडिमेंट, ये भी हमने पढ़ लिया। काज ऑफ लैंडस्लाइड, ये भी हमने पढ़ा। ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये भी पढ़ लिया हमने। मेजर फैक्टर डिफरेंस द ओशन करंट्स, ये भी हमने पढ़ लिया। हेल्थ हैजर्ड्स, ये भी हमने पढ़ लिया। थोड़ा सा हम डिस्कस करें, हीट वेव्स, ये भी हमने पढ़ लिया। डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ लिया हमने। लैंडस्लाइड पे हमने ये पढ़ लिया डिजास्टर मैनेजमेंट में। और उसके बाद ये भी हो गया है, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द कंट्री ऑफ द गोंडवाना, ठीक है, ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ा अभी हमने। उसके बाद मल्टी डायमेंशन इंडिकेटर्स 2024 और 22 में इसमें क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा सा रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको वीडियो पॉज करके, ठीक है, ये पढ़ लेना। मोशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन और रेवोल्यूशन, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है रोटेशन ऑफ द अर्थ से, क्या बनता है, और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ से क्या बनता है, ठीक है। ये सब चीज़ें इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 5। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज, और अर्थ इंटीरियर, जिसमें क्रॉस मेटल एंड कोर आता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। मैं भी यहाँ पे रोकता हूँ 5-10 सेकंड, उसके बाद आप खुद कर लेना। अब मैं मेंटल पे रोकता हूँ। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशंस एंड कंटिनेंट्स, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। और एविडेंस ऑफ द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें आप जिग्स ऑफ इट कंटिनेंट, रॉक्स लाइंग अक्रॉस द क्लाइमेट्स एंड कंटिनेंट, ग्लेशियर डिपॉजिट्स, ग्लेशियर डिपॉजिट्स और फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ऑफ द ड्रिफ्ट, पोलर फिलिंग फोर्स, टाइडल फोर्स, ये एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल किसी होती है, ड्रिफ्ट के लिए होती है, ठीक है। हो गया ये भी। उसके बाद आता है कन्वेंशनल करंट थ्योरी, आर्थर होम्स ने 1930s में दी थी, इससे क्रिटिसिज्म। उसके बाद आता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, दी थी हैरी हैस ने 1961 में, इसको भी देख लेना। उसके बाद आता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी थी? मैकेंजी पार्कर और मार्कर ने 1967 में। मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स ओवर द अर्थ सरफेस, इसी में हमें हमारी आई थी क्या, प्लेट बाउंड्री, जिसमें फॉर्मेशन इंटरेक्शन ऑफ प्लेट्स बोलते हैं हम, डाइवर्जेंस प्लेट, कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। उसके बाद हम सेस्मिक, उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके सिग्निफिकेंस देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के। उसके बाद क्या है हमारे पास, सिस्मिक एक्टिविटी मीन्स अर्थक्वेक, इसमें उसके बाद आ गया अर्थक्वेक वाला। अर्थक्वेक की टाइप्स, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स में प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, और सरफेस वेव में आती है आपकी लो वेव्स और रिले वेव्स, ठीक है। उसके बाद ये शेडो जोन बनाता है, इसको भी हम अच्छे से देखना है, इसको याद करके जाना है इसको। ये शेडो जोन है, ये शेडो जोन बनाना है। उसके बाद मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक, किस किस से मेजर कर सकते हैं अर्थक्वेक को। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, कितनी टाइप्स के अर्थक्वेक होते हैं, टेक्टोनिक, वोल्केनिक। उसके बाद आता है कोलैप्स अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन और इंडियोस। इफेक्ट क्या हो सकते हैं अर्थक्वेक से, ठीक है। ये सारे इफेक्ट 10 इफेक्ट यहाँ पे लिखे हैं मैंने। और उसके बाद है काजेज ऑफ अर्थक्वेक, क्या काज हो सकते हैं अर्थक्वेक से, तो क्या काज हो सकते हैं अर्थक्वेक से, ठीक है। ये 5 काजेज हैं, ये अर्थक्वेक से काज हो सकते हैं। और उसके बाद में बनाऊंगा डायग्राम कि कहाँ कहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं। उसके बाद आता है वोल्केनो, वोल्केनो के बारे में। और उसके बाद पार्ट्स ऑफ वोल्केनोस,
उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें नहीं आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ोगे तो कोई मसला नहीं, ठीक है। सिर्फ वोल्केनो को याद रखने कि वोल्केनो होता क्या है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ वोल्केनो याद रखने कि टाइप्स ऑफ वोल्केनो कितने हैं, और उसके मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट्स। फ्रंट्स एंड फ्रंटोजेनिस ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया। उसके बाद हम क्लाइमेटोलॉजी पे चले जाते हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहले क्या आता है, क्लाइमेटोलॉजी में क्या आता है, क्लाइमेटोलॉजी में क्या आता है, इसमें आता है आपका अर्थ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से पहले एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, उसमें ट्रोपोस्फेयर आता है आपका, और स्ट्रेटोस्फेयर आता है, मीजोस्फेयर आता है, थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर, ये सब एक्सोस्फेयर, ये सब पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। क्लाइमेट चेंज एंड एटमॉस्फेयर, इसकी क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एटमॉस्फेयर पे क्या होता है, ठीक है। हीट वेव्स क्या होती हैं, उसके बाद कंट्रैक्शन ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर, हीट बजट तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, क्लाइमेट एंड और एनर्जी बजट। उसके बाद सिग्निफाइज बिटवीन अर्बन हीट आइलैंड्स एंड हीट वेव्स। या मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको भी क्या करता हूँ, कल एक और लेक्चर में मैं इसको लेके आऊँगा, ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन तो हमने ऑलरेडी कर लिया। ओशन प्लांट्स में हमारी हो गई। और कोरल ब्लीचिंग को देख लेते हैं। उसके बाद इंडियन क्लाइमेट है, क्या है फीचर इंडियन क्लाइमेट का, जेट स्ट्रीम तो हो गया हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गया इसका, इम्पैक्ट भी हो गया इसका, इलिनो लानिनो थोड़ा रह गया हमारे पास। लैंड यूज पैटर्न थोड़ा सा करना है। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं करेंगे इसको। हाँ, मेन रिसोर्स के लिए हमें नेचुरल इसको करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर लोकेटेड होते हैं ना, तो इस वजह से। हाँ, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज ये वाला है ना, टॉपिक नंबर 851 पे। ओके।